गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर आपका अपने चैनल G10 क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय भाग 3, जो पाठ्यपुस्तक से लिया गया है। पाठ्यपुस्तक का विश्लेषण हम इन वीडियो में फिलहाल कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे राष्ट्र की दृश्य कल्पना। ये NCERT की पाठ्यपुस्तक है जिसका भाग 5 है। आप देख सकते हैं राष्ट्र की दृश्य कल्पना। अच्छा, राष्ट्र की दृश्य कल्पना से हम क्या समझते हैं? दृश्य मतलब देखने वाली चीज़, वो कल्पना हम जिसको माइंड में विचार करते हैं। तो यहाँ पे दृश्य कल्पना की बात है कि राष्ट्र की कल्पना तो हम कर रहे हैं, लेकिन एक राष्ट्र को किसी रूप में चित्रित किया जाए, उसका मानवीकरण किया जाए, उसको मानव के रूप में चित्रित किया जाए। जो 18वीं और 19वीं शताब्दी थी, उस शताब्दी के जो कलाकार थे, जो चित्रकार थे, उन्होंने राष्ट्र को मानवीकरण किया है, मतलब राष्ट्र को एक नाम दिया है। राष्ट्र को एक नाम दिया है। जैसे कि आप पहली पिक्चर देखिए, चित्र नंबर 16 लिखा हुआ है 1850 का डाक टिकट। यहाँ पर मारियान की तस्वीर बनाई गई है जो फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती है। और नीचे वाली पिक्चर है, यह पिक्चर है जर्मेनिया की, जिसको चित्रकार फिलिप वेट ने बनाया है। किसने बनाया? फिलिप वेट ने बनाया है। और चित्रकार ने जर्मेनिया के इस चित्र को सूती झंडे पर बनाया, क्योंकि सेंट पॉल चर्च की छत से लटकाना था। और इसको क्या करना था? सेंट पॉल चर्च की छत से लटकाना था, और जहाँ मार्च 1828 में फ्रैंकफर्ट की संसद बुलाई गई थी। ये था आपका जर्मेनिया का चित्र और ये है आपकी मारियान। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी शासक का एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान है, किंतु एक राष्ट्र मतलब शासक को तो कर सकते हैं, शासक का एक चित्र बना सकते हैं, शासक की मूर्ति भी बना सकते हैं, क्योंकि शासक तो एक व्यक्ति होता है ना। लेकिन किंतु एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जा सकता है, आप सोचेंगे। लेकिन जब इसको राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जा सकता है, तो 18वीं और 19वीं जो सदी के कलाकार थे, उन्होंने राष्ट्र का मानवीकरण किया और इस प्रश्न को उन्होंने हल कर दिया। मतलब एग्जाम्पल प्रैक्टिकल करके दिखा दिया उन्होंने कि हाँ, ऐसा हो सकता है। जैसे भारत माता। अच्छा, दूसरे शब्दों हम कह सकते हैं कि उन्होंने किसी एक देश को यूँ चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति, मतलब एक चित्र को भी एक व्यक्ति के रूप में चित्रित कर दिया है। उस समय राष्ट्रों को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता, तो आज भी समस्त राष्ट्र जितने भी है उन राष्ट्रों को स्त्रीलिंग ही माना जाता है। उन राष्ट्रों को मूर्ति के रूप में, जैसे हिंदुस्तान की बात करते हैं हम, तो भारत माता का भी एक चित्र है। यदि हम कानून किसी कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे हम कानून की देवी को भी देखते हैं, तो वहाँ भी एक माता का चित्र या एक नारी का चित्र अंकन है। नारी की एक मूर्ति बनाई गई है जिसके आंखों पर पट्टी लगाई गई है और हाथ में तुला दी हुई है, तराजू दी हुई है। तो उस समय भी राष्ट्रों को नारी भेष में ही प्रस्तुत किया, यह याद रहेगा ना। आज भी नारी के भेष में, उस समय नारी के भेष में था। तो राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी के रूप को चुनाया गया, वह असल जीवन में कोई खासी महिला नहीं थी। वह कोई जीवन में वह कोई महिला नहीं थी, लेकिन वह राष्ट्र के अमूर्त विचार, अमूर्त का मतलब होता है जो केवल काल्पनिक हो, जिसकी मूर्ति ना बना सके, जिसको किसी को बताया ना जा सके, लेकिन उस अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का एक प्रयास था। अर्थात नारी की छवि एक राष्ट्र का रूपक बन गई। रूपक क्या हो गई? जो नारी की छवि थी वो एक राष्ट्र का रूपक बन गई है। आपको बताना याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए भी एक नारी रूपक का प्रयोग किया था। और क्या नाम था उसका? मारियान। जो एक तस्वीर बनाई थी मारियान की, तो उनका क्या नाम था? मारियान था। इसी प्रकार जर्मनी में जर्मेनिया है। इन आदर्शों को विशेष वस्तुओं या प्रतीकों से व्यक्त किया गया था। जैसे कि आपको याद भी होगा, आपने पहले भी पढ़ा कि स्वतंत्रता का प्रतीक एक लाल टोपी या टूटी हुई जंजीर है। इंसाफ को आमतौर पर एक ऐसी महिला के प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त किया गया है कि जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई हो और वह तराजू लिए हुए हो, जो आप हमेशा देखते हो हिंदुस्तान भारत के कोर्ट में। जब आप मूवी देखते हो, वहाँ पे कोई कोर्ट का सीन होता है तो हाथ में तराजू हिलती हुई भी नजर आती है। इस प्रकार नारी रूप का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया था और फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान दिया गया था, जिसने जनतंत्र राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। और उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे, जैसे लाल टोपी, तिरंगा, कलगी, इस तरह के उसके चिन्ह बनाए गए थे। मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई थी। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मारियान के क्रांतिकारियों ने या कलाकारों ने स्वतंत्रता को जगाने के लिए क्या क्या किया। तो उन्होंने एक प्रतिमा बनाई मारियान की प्रतिमा सार्वजनिक चौकों पर लगाई, और चौकों पर लगाने का रीज़न यही था कि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे, वो उसे याद कर सके और लोग उससे तादाद में स्थापित कर सकें, मतलब लोग उससे दोस्ती कर सकें, मतलब उसके मन में वो तस्वीर छप जाए। यदि नाम आए तो मारियान, वो तुरंत समझ सके कि मारियान क्या है।
मारियन की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर भी अंकित की गई और इसी तरह जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई थी। और चाशुक अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया क्या थी, ब्लूत के वृक्षों का मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मन ब्लूत जो है वो वीरता के प्रतीक है। और यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं, रूपक। रूपक क्या है, जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच, ईर्ष्या, स्वतंत्रता या मुक्ति को किसी व्यक्ति या चीज़ के लिए अंकित किया जाए तो इस रूपकात्मक कहानी के दो अर्थ होते हैं, एक शाब्दिक और एक प्रतीकात्मक। कुछ प्रतीक दिए गए थे, ये आपको याद करने होंगे। इन प्रतीकों के जैसे देखिए, कौन सा प्रतीक था, टूटी हुई बेड़ियाँ। तो टूटी बेड़ियों का मतलब होता है आज़ादी मिलना। जो बेड़ियाँ थी वो बेड़ियाँ पहले बंधी हुई तो वो टूट गई तो बंधन से मुक्त हो गए। बंधन से मुक्त हो तो क्या हुआ, आज़ादी मिली है। बाज छाप कवच, जो बाज छाप कवच था ये जर्मन की जो साम्राज्य था उसका प्रतीक शक्ति थी। जर्मन साम्राज्य का प्रतीक था, शक्ति का प्रतीक। ब्लूत पत्तियों का मुकुट, ब्लूत पत्ते अभी पता आपको, वीरता का था, वीरता को प्रदर्शित करता था, यानी कि बहादुरी को। तलवार, जब तलवार होती है तो तलवार से क्या होता है, लड़ाई होती है, लड़ाई होती है मुकाबला होता है, यानी कि मुकाबले की तलवार तैयारी हो रही है, यदि तलवार दिखाई गई है तो। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, तो कहते हैं कि तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, तलवार को म्यान में रख लो, तलवार को घर के अंदर बंद कर दो, मतलब शांति की चाह है, शांति की उम्मीद है। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा, 1848 ईस्वी में उदारवादी और राष्ट्रवादी का झंडा था, जिसे जर्मन राज्यों के ड्यूक्स ने प्रतिबंधित घोषित कर दिया था। प्रतिबंधित क्यों घोषित किया था, जनरल ड्यूक्स ने प्रतिबंधित इसलिए घोषित कर दिया था क्योंकि विद्रोह करता था, एक नए राष्ट्र की डिमांड करता था, राष्ट्रवादियों का डिमांड करता था। उगते सूर्य की किरण, उगते सूर्य का किरण मतलब है एक नया दिन, एक नए युग, एक नया वर्ष, एक नया साल, यानी कि एक नए युग का सूत्रपात। उगते सूर्य की किरणें एक नए युग का सूत्रपात। ये आपकी द जर्मनी हताश जर्मनिया की एक पिक्चर बनाई गई थी, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले इस पिक्चर के बारे में। ये आपकी पिक्चर हताश जर्मनिया, यह पूछा गया है ये गतिविधि ये बताएं कि चित्र 18 में क्या दिखाई पड़ रहा है जब राष्ट्र के इस रूपकात्मक चित्रण में ह्यूबर किन ऐतिहासिक घटनाओं की ओर संकेत कर रहे हैं। जूलियस ह्यूबर द्वारा सन 1850 में बनाए गए इस चित्र के अनुसार काइजर के मुकुट और छड़ी के सम्मुख जर्मनिया गिर गई थी। जब लड़ाई चल रही थी 1850 में तो जनरल काइजर थे, उसका मुकुट और छड़ी के सम्मुख जर्मनिया गिर गई थी। राष्ट्र के इस प्रतीकात्मक चित्रण का अर्थ था कि सर्व जर्मन नेशनल असेंबली, जो फ्रैंकफर्ट संसद के रूप में सेंट पॉल चर्च में आयोजित की गई थी, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वो विफल हो गई थी। और उक्त चित्र में मुकुट और छड़ी द्वारा इस तथ्य का प्रतीक है कि फ्रैंकफर्ट संसद को राजशाही और सेना द्वारा भंग कर दिया गया था। तो जब संसद भंग हो गई तो क्या हुआ था फिर, 1878 में संसद हुई थी, लेकिन 1878 की बात कब हुई, जब उसको जर्मन के संसद को विद्रोह को दबाया जा रहा था, ये तब की बात है। ठीक है, हाँ, एक इसमें दिया है बॉक्स 3 के जर्मनी का गुणों को पहचाने, प्रतीकात्मक। अभी आपको बताया, यहाँ पे तलवार है, मुकुट है, जैसे बॉक्स 3 में प्रयुक्त उसको विश्लेषण करने पर एक बात स्पष्ट होती है। यहाँ पे हमें पता लगता है कि किस प्रकार जर्मन राष्ट्र का उदय हुआ था, इस चीज़ का पता लगता है। और यह क्या था, उदारवादी और राष्ट्रवादी विचारधारा को बल मिलता है इससे। यहाँ पे तलवार दी हुई है, एक मुकुट दिया हुआ है, ठीक है, टूटी हुई बेड़ियाँ दी हुई है, तो ये स्वतंत्रता का प्रतीक थी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही है। फिर भी किसी का कोई सवाल, शक और सवाल हो तो कमेंट में अवश्य पास करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।